हेलो साथियों, नमस्कार। डेली करंट न्यूज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और हम सभी लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत देश की जो इकोनॉमी है पूरे विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। मतलब फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमने किसको पीछे किया है? हमने जापान को पीछे किया है। तो आज हम विस्तार से बात करेंगे कि जीडीपी क्या होती है, ठीक है, जीडीपी कैसे मेजरमेंट की जाती है, हम चौथे नंबर पर आ गए हैं तो जापान को कैसे पीछे किया है। ऐसा भी बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में भारत देश तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा। तो किसको तीसरे नंबर पर जो अभी कौन है? जर्मनी है। हम उसको कैसे पीछे करेंगे? हमने जापान को कैसे पीछे किया है? इंडिया ने ऐसे क्या क्या काम किए हैं जिससे जीडीपी बहुत आगे बढ़ गई है। और जीडीपी भी हम नॉर्मल भाषा में जानेंगे कि जीडीपी क्या होती है। तो चलो इस पीपीटी में एक बार देखते हैं कि क्या क्या अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो आप देखोगे एक अभी जो हमारे नीति आयोग के जो सीईओ हैं वी आर सुब्रमण्यम जी, उन्होंने बोला कि जो इंडिया की जो करंट जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 4.187 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। तो इंडिया की जो जीडीपी है वो जापान से थोड़ी ज्यादा हुई है। जापान पहले चौथे नंबर पर था, लेकिन हमने जापान को पीछे करके हम चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। जापान लगभग आप देखोगे, अभी कंपेयर हम करते हैं, यहां पर दिखाया गया है कि हम जीडीपी देख लेते हैं किसकी कितनी जीडीपी है। तो यूनाइटेड स्टेट की एक बार देखते हैं, 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, बहुत ज्यादा है। ऐसे ही हम चाइना का करते हैं, 19.231 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। जर्मनी की 4.74 ट्रिलियन डॉलर है। इंडिया की 4.187 ट्रिलियन है। और जापान को हमने पीछे किया तो 4.186। आप देख सकते हो बहुत थोड़ा सा अंतर है। तो जापान ने इंडिया ने जापान को पीछे किया है। और देखो बहुत जल्दी ही 2028 तक ऐसा माना जा रहा है कि हम जर्मनी को भी पीछे कर देंगे। जर्मनी से हम थोड़ा बहुत आप देखोगे 4.74 और 4.187 में बहुत ज्यादा कम अंतर है। लेकिन जो आने वाले जो फर्स्ट और सेकंड नंबर के जो देश हैं उनको वो बहुत बड़े कंपटीटर है इंडिया के लिए। आप समझ सकते हो, हम कंपेयर करें एक बार डेटा वाइज कंपेयर करें, हम चाइना की बात करें तो लगभग 5 गुना ज्यादा हमारी जीडीपी से बड़ा है चाइना। हम बात करें यूएस से तो लगभग 7 गुना ज्यादा बड़ा है। तो आप देख सकते हो ये तो जाइंट्स हैं। जीडीपी की हम बात करें, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो हमसे चाइना बहुत ज्यादा आगे है। क्यों आगे है? अब 1990 की जब लोग बात करते हैं कि चाइना, हाँ उसकी जीडीपी हमारी के बराबर थी, लगभग हमारे समान थी, लेकिन चाइना इतना आगे कैसे निकल गया? उसके भी रीजन आपको पता होना चाहिए। चाइना इसलिए आगे निकल गया कि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत अच्छे से काम किया। उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर गया। उनकी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया, हमारे यहाँ टर्सरी सेक्टर ने ग्रो किया। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो 65% जो पॉपुलेशन है ना, वो आप देखोगे लगभग, यूपी की हम बात करें तो लगभग आप देखोगे ये एग्रीकल्चर पर है। हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की बात करते हैं तो लगभग 46 से लेके 50% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। लेकिन वहीं चाइना की हम बात करें तो चाइना में बहुत कम लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। वो 15 से 16% लोग हैं, कि कम ही लोग हैं। तो उनके आप देखोगे कि चाइना में जो लोग हैं वो मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज्यादा इन्होंने एक तरीके से रोल अदा किया कि मैन्युफैक्चरिंग ने चाइना को बहुत ज्यादा जीडीपी में सपोर्ट किया। हम बात करते हैं कि हम एक तरीके से देखते हैं कि हमारी सबसे ज्यादा सपोर्ट किससे मिलता है। तो आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा हमारा सर्विस सेक्टर हमको रोल अदा करता है। हमारी जो इकोनॉमी है लगभग उसमें 46% जो पैसा आता है हमारी जीडीपी में वो सर्विस सेक्टर से आता है। बचा कुचा 28% की हम बात करें तो एक तरीके से सेकेंडरी सेक्टर से आता है। ये आप देखोगे सेकेंडरी सेक्टर से लगभग 28% आता है। ऐसी प्राइमरी सेक्टर से लगभग 26 या इसके आसपास आता है। तो आप देखोगे कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन एग्रीकल्चर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो जीडीपी में ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जीडीपी होता क्या है। तो जीडीपी क्या होता है? तो देखो जीडीपी क्या है, एक तरीके से किसी भी देश के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो। मान लेते आपका घर है और आपके घर में मान लेते कि आपकी घर की जीडीपी क्या है। तो आपके घर में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो खेती कर रहे हो तो गेहूं कितना हो रहा है, बाजरा कितना हो रहा है, या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हो तो उससे कितना आपको रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है। तो किसी एक देश के अंदर
कि प्रोडक्ट कितना, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, सर्विस कितना हो रहा है, उसकी सबकी वैल्यू ऐड कर ली जाए, उसी को बोलते हैं जीडीपी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको, हमारे देश के लोग बाहर में रह रहे हैं, किसी विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं, विदेश में रह के पैसा कमा रहे हैं, वो जीडीपी का पार्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। कोई विदेशी कंपनी इंडिया में है और मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो वो जीडीपी का पार्ट होगा, चाहे वो विदेशी कंपनी क्यों ना हो, क्योंकि वो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कर रही है। तो जीडीपी एक तरीके से ये बताती है कि उस देश की कैपेबिलिटी क्या है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे सर्विस सेक्टर में, चाहे प्राइमरी सेक्टर में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और जीडीपी के जो मेजरमेंट करने के तरीके हैं वो कई तरीके से मापा जाता है। हमने एक तरीका बताया है कि जीडीपी को कैसे मेजर करेंगे, क्या बेस ईयर रहता है, और जीडीपी दो तरीके की होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक जीडीपी होती है कि रियल जीडीपी, जिसको हम बोलते हैं कि रियल जीडीपी, जिसमें एक तरीके से इन्फ्लेशन नहीं ऐड होता है। कि मान लेते कि हमारी जो रियल जो वैल्यू है 100 रुपए है, लेकिन हुआ क्या, इन्फ्लेशन बढ़ा और अगले साल मेरा 110 रुपए हो गया। मेरी वैल्यू तो उतनी थी, मैं प्रोड्यूस उतना ही कर रहा हूं, मेरी जो नेटवर्थ उतनी है, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण हमारी क्या हुई, वैल्यू बढ़ गई, महंगाई बढ़ने से वैल्यू बढ़ गई, तो उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, इन्फ्लेशन ऐड हो जाता है। रियल जीडीपी क्या है कि जो उसकी रियल में थी, एक तरीके से शब्द से आप समझ सकते हो उसी को। तो आप देखोगे कभी जीडीपी डिफ्लेक्टर भी निकलता है। जीडीपी डिफ्लेक्टर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नॉमिनल जो जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी जो है और अपॉन रियल जीडीपी, उससे हम क्या पता करते हैं कि कितना हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या कितना जीडीपी डिफ्लेक्टर है, ये आपने पढ़ा होगा जरूर। ऐसे ही आप देखोगे कि जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक तरीका हमने बताया है कि जीडीपी को कैलकुलेट कई तरीके हैं। एक तो एक्सपेंडिचर और इनकम के तरीके से करते हैं। एक तरीका यह है कि जीडीपी आप किसी देश की मापना चाह रहे हो, जो भी पैसा क्रिएट हो रहा है तो वो कहां जाएगा, तो या तो कंजप्शन जाएगा, प्राइवेट कंजप्शन कितना हो रहा है, लोग पैसा कमा रहे हैं तो कितना खर्च कर रहे हैं उससे निकाल लो। लोग जो पैसा बचा है वो इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है, हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, और माइनस हम इंपोर्ट कितना कर रहे हैं। यदि ये वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो आपको किसी देश की जीडीपी पता हो जाएगी। अब आगे देखते हैं कि इंडिया ने, आप देखोगे कि हमने जीडीपी तो पता कर ली कि जीडीपी कैसे काउंट करते हैं, और आईएमएफ ने यह भी बता दिया कि जो भारत देश है वो विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। तो हमने जापान को पीछे कैसे किया है, तो जापान को पीछे करने का सिंपल एक ये था कि हमारी जो जीडीपी थी वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। 6+, आपने देखा होगा कि 6+ रेट से ग्रो कर रही है, कभी 6.3 रहता है। आप 2010 या 2014 के आसपास देखोगे हमारी जीडीपी लगभग 8% के रेट से ग्रो कर रही थी। तो हमारी जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो जापान से बहुत ज्यादा है। अब बोलोगे सर जापान से ज्यादा क्यों है, क्योंकि जापान में जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो लोग बूढ़े लोग ज्यादा हो गए, मतलब एक तरीके से सुपर एज सोसाइटी हो गई है, काम करने वाले लोग कम हैं। इंडिया में क्या है, बूम हो रहा है, हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत अच्छा है। लगभग देखोगे कि 60% लगभग लोग ऐसे हैं जो काम करने वाले लोग हैं, जो यंग हैं। यंग पॉपुलेशन हमारे पास बहुत ज्यादा है, जिनकी उम्र 15 से लेके 59 साल के बीच में। और जापान की बात करें, जापान छोटा देश है लेकिन उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी थी, लोग स्किल्ड थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होते हैं उसकी इकोनॉमी में सैचुरेशन आ रहा है। लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है। आने वाले टाइम में हम एक तरीके से जर्मनी को भी पीछे करेंगे, आने वाले टाइम में हम चाइना को भी पीछे करेंगे, आने वाले टाइम में हम यूएसए को भी पीछे करें, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन, हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड और हमारे पास रिसोर्सेज, हर जो हमारी लोकेशन है वो बहुत अच्छी है। हमारे पास बस एक बार ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप्ड हो जाए, स्किल्ड हो जाए, हम हर किसी को पीछे कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो हमारी जो जीडीपी है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। अब भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से ग्लोबल लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वैश्विक प्रभाव में बढ़ोतरी होगी, हमारी एक इमेज अच्छी होगी, हमारी आईएमएफ में बात सुनी जाएगी, हमारी यूनाइटेड नेशंस में बात सुनी जाएगी। अरे भाई बात है कि आप अमीर बनते हो तो आपके पड़ोसी आपका रेस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, पड़ोसी आपसे बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसे ही आपके रिश्तेदार भी आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो जैसे ही किसी देश की इकोनॉमी बढ़ती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, उसकी बात सुनी जाती है, वो लीडर बनता है, समझ गए, उसकी हेगमनी ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट हब भी बढ़ेगा, लोगों को लगेगा कि यार इतनी बड़ी इकोनॉमी है, लोग पैसा खर्च करेंगे, चलो
इंडिया में हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते तो इन्वेस्टमेंट हब होगा, क्षेत्रीय स्थिरता अच्छी होगी। जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो लोगों के पास पैसा होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सरकार के पास पैसा होगा, सरकार लॉ एंड ऑर्डर को प्रोवाइड कर रहा होगा। ये सब बातें पता होना चाहिए। ऐसे ही इकोनॉमिक लीडरशिप भी हम अच्छे से विश्व में अदा कर सकते हैं। ये सब आपको पता पॉइंट होना चाहिए। जापान की अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है, तभी जापान थोड़ा ग्रो नहीं कर पा रहा है। रीजन क्या है कि लो ग्रोथ रेट है जापान का, जनसंख्यिकी उनका संकट है, 20% से ज्यादा पॉपुलेशन उनका क्या है, बूढ़ा हो गया है, और जो वहां का जो बर्थ रेट है बहुत कम हो गया है, 1.5 के आसपास बर्थ रेट है, मतलब 2.1 जो होता है, जो फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है, उससे कम हो गया है। अरे कोई पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, मतलब स्थिर रहे, तो फर्टिलिटी रेट जो होता है वो 2.1 होना चाहिए, लेकिन उससे कम है। तो जापान में देखो कोई पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन होने लगी है, समझ गया। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई है, ये आपको पता है, ठीक है। अब देखेंगे कि ये तो हो गई हमारी बात, तो आप देखोगे कि भारत जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत तो किसको आप पीछे करेंगे, हम जर्मनी को करेंगे, बन सकता है बहुत अच्छे से। रीजन क्या है कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसलिए बन सकते हैं, मोदी जी ने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा पीएम गति शक्ति योजना, समझ गया, एक स्कीम चलाई है जिसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं उनके बारे में एक ब्यौरा रहता है। आपने एक और देखा होगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने 103 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात की थी, जिसमें हम एनर्जी में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, कई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इंडिया क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत खर्च कर रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, हमारी इकोनॉमी में मल्टीप्लाई करता है, मतलब एक तरीके से हमारी ग्रोथ में एक तरीके से मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट कर देता है, हमारी इकोनॉमी और ग्रो करेगी। तो आने वाले टाइम में हम जल्दी ही जर्मनी को पीछे कर देंगे और विश्व की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी हमारी हो जाएगी। लेकिन फिर चाइना को पीछे करने में, यूएसए को पीछे करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि भारत के इस इकोनॉमिक बूम का आम लोगों पर क्या असर होगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कंज्यूमर पावर बढ़ेगा, बेहतर जीवन स्तर होगा। लेकिन बहुत सोचने वाली बात यह है कि हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन तो गए, अभी बन गए, लेकिन सबसे खराब चीज ये है हमारे लिए कि अभी भी हम कुछ जो इंडेक्स निकलते हैं उनमें हम बहुत पीछे। जैसे आपने देखा होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकला था, जिसमें इंडिया की रैंक 118वें नंबर पे थी, मतलब हम लोग खुशहाल नहीं है। इससे अच्छी रैंकिंग पाकिस्तान की है, पाकिस्तान 109 रैंकिंग पर आता है। और भी यहाँ पर कई डेटा दिए गए हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यहाँ पर दिया गया है, इसमें 105वें नंबर पर आ रहे हैं हम 127 देशों में। मतलब हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं कि जो भूखे हैं, अभी भी भूखे लोग हैं, तो ये बहुत हमारे लिए खतरा है। तो हमारी जो ग्लोबल जो इंडेक्स निकलते हैं उनमें हमारी रैंकिंग बहुत खराब है। तो अभी इंडिया को, हमने जीडीपी तो अच्छी कर ली है, लेकिन पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की जरूरत है, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ाने की जरूरत है। कि जो इनक्वलिटी हमारे पास है, मतलब जो हमारे पास पैसा है वो अमीर लोगों के पास ज्यादा है। कि आप देखोगे कि 1% लोगों के पास, लगभग जो रिच लोग हैं इंडिया के 1% रिच लोग हैं, उनके पास पूरी इंडिया का 40% पैसा है। ऐसा एक जो इतनी बड़ी इनक्वलिटी है हमारे पास, तो इस इनक्वलिटी को हटाना पड़ेगा, गरीब लोगों को अमीर बनाना पड़ेगा, गरीबी हटानी पड़ेगी। आपने देखा होगा नीति आयोग की कई रिपोर्ट निकलती हैं, इसमें बोलते हैं कि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 15% लोग गरीब हैं या 22% हैं, ऐसी बिहार का भी बात की जाती है। तो अभी जो पॉवर्टी है वो बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो ऐसे ही देखोगे कि हमारी जीडीपी तो हो गई है बहुत, हम चौथे नंबर पर आ गए, लेकिन हम प्रति व्यक्ति रैंकिंग देखें, कि हम ये देखें कि हमारी पर कैपिटा जीडीपी क्या है, तो उसमें हमारी रैंकिंग 140वें नंबर पर आती है। मतलब जो हमारे पास पूरे भारत में जो पैसा है, जीडीपी है, उसको प्रति व्यक्ति से निकाला जाए तो बहुत कम आता है। चलो कंपेयर करके आपको दिखाते हैं, एक डेटा के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। तो आप देखिए यूनाइटेड स्टेट, हमने आपको बताया कि अमेरिका की इकोनॉमी जो जीडीपी है वो $30 ट्रिलियन के आसपास है। यदि इसको हम उसकी जनसंख्या से भाग देते हैं तो उनकी पर कैपिटा, मतलब पर एक इंसान के पास कितनी जीडीपी आएगी, मतलब कितना पैसा आएगा, वो 89,000 आएगा, लगभग $89,000 आएगा, $89,000 आएगा। ऐसे ही हम चाइना की बात करें तो $13,000 आएगा। ऐसे ही हम यूरोप की बात करें $55,000 आएगा। लेकिन हम इंडिया की बात करते हैं तो $2,000 आता है। ये बहुत दुखद है। मतलब हमारी हम बात करें, ये 27 गुना हमसे ज्यादा है इनकी इनकम, जर्मनी की। मतलब हमारे पास क्या है, मान लो इंडिया में एक इंसान के पास ₹1 है, वहीं जर्मनी में प्रति व्यक्ति के पास जो पैसा होगा वो ₹27 होगा। आप ये समझ सकते हो, मतलब 27 गुना उनके पास होगा। हम बात करें यूएसए की, यूएसए के पास तो भाई साहब बहुत ज्यादा है, 44 गुना ज्यादा पैसा है यूएस के पास में।
पर कैपिटा हम जीडीपी देखें, चाइना की हम बात करें, चाइना की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो आप देखोगे 6 गुना ज्यादा है। तो हमारी जीडीपी तो हो गई है, हम चौथे नंबर पर आ गए, ठीक है, लेकिन हमारी पर कैपिटा जीडीपी बहुत कम है, सबसे कम है। यहाँ 55,000 है, यहाँ 13,000 है, या 79,000 डॉलर है, यहाँ 33,000 डॉलर है, यहाँ 54,000 डॉलर है, लेकिन हम कहां पर बैठे हुए हैं, ये 2000 डॉलर पर बैठे हुए हैं पर कैपिटा जीडीपी। ये बहुत दुखद है, हमको इसको भी सही करने की जरूरत है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसके रेशियो में हमारी जीडीपी होनी चाहिए। समझ गए? तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे, लेकिन इस पर धीरे धीरे काम होगा। हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। आप देखो कई छोटे देश हैं जिनकी बहुत छोटी जीडीपी है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा उनकी बहुत बड़ी है। सिंगापुर की प्रति व्यक्ति आप देखोगे 91,000 है, कतर की 92 है, डॉलर में हम बात कर रहे हैं। लग्जमबर्ग की 1,40,000 डॉलर है पर कैपिटा जीडीपी, बहुत बड़ी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इकोनॉमी उनकी छोटी हो सकती है, लेकिन वहां के लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा होता है। तो हमें अभी क्या है कि अपने लोगों का जीवन स्तर, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, तो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। हमने एक कोशिश की आपको लेमन भाषा में कि जीडीपी क्या होती है पूरे विश्व में कंपेयर करके बताया। हमारी पर कैपिटा जीडीपी कम है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमें आगे बढ़ना है तो हमें लोगों को समृद्ध बनाना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।